दर्शकों, जब ये दुनिया किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां विश्व युद्ध होने की संभावना होती है और बड़ी बड़ी वैश्विक शक्तियां उसमें अपनी जो पैर फंसाती हैं, और यही सबसे बड़ा कारण होती है कि विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और जब जब ऐसा मोड़ आया है तब तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं उनके साथ रणनीतिक बैठकें करते हैं और उनके साथ रणनीतिक बैठकें तैयार करके रणनीति बना के आगे देश कैसे चलेगा, देश का भविष्य तैयार करते हैं। तो आज जो भारत की कूटनीतिक और सक्रियता का एक नया दौर और एक बदलती वैश्विक परिस्थिति, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहीं जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी युद्ध के हालात बन रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, और जो अमेरिका और चीन है उसके बीच भी कुछ ठीक नहीं है, उसके बीच भी लगातार मतभेद चल रहा है। वहीं ऊर्जा का संकट और जो वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी आने की भी आशंका देखी जा रही है। जब जब ऐसी परिस्थितियां आती है और भारत एक उभरती शक्ति के रूप में इस समय सामने आ रहा था, एक उभरते सितारे, एक उभरती अर्थव्यवस्था इस समय बना हुआ था। भारत ना तो केवल दुनिया की एक सबसे बड़ी मतलब कि और जो सबसे ज़्यादा तेजी से, सबसे ज़्यादा रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, एक रणनीतिक संतुलन बनाने वाला देश भी है भारत। इसके साथ साथ अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की इस समय बहुत सी अहम बैठकें चल रही हैं। बीते हुए कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो मंडल हैं उनसे मुलाकात भी की। इनमें जो है वो जो ये प्रतिनिधि मंडल हैं उनमें यूरोपियन यूनियन जो कि एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और एक रणनीतिक संगठन तैयार किया है। वहीं फ्रांस के रक्षा और ऊर्जा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की, और जापान के आर्थिक सलाहकार जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ बात की, और यूनाइटेड स्टेट के जो रणनीतिक अधिकारी प्रतिनिधि मंडल के उनके साथ बातचीत की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो निवेश प्रतिनिधि हैं उसके प्रतिनिधि मंडल के साथ बातें की हैं। अब जो ये बैठक है ये किस लिए की गई और इनसे भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपने फ़ायदे के लिए किया या देश के फ़ायदे के लिए? तो पहले तो मैं आपको ये कन्फर्म कर दूं, देश के फ़ायदे के लिए, देश के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की। वैश्विक सप्लाई चेन, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सेमीकंडक्टर, निवेश और एक जो हरित ऊर्जा है, इन पांचों जो ये चीज़ें हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी अहम है, इनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की और एक रणनीतिक सलाह बनाई। रणनीतिक जब सलाह बनाई, जब रणनीतिक संगठनों के साथ ये बैठकें की गई, तो किन किन बातों पर जो बातचीत हुई वो आपको बता दें। सबसे पहले बातचीत हुई रक्षा पर, रक्षा सहयोग पर। भारत की जो अपनी सैनिक क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन को देश में बढ़ाने की योजना पर बात की। विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ जो ज़्यादातर बातें हुई वो हुई जॉइंट प्रोडक्शन पर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर और रक्षा अनुसंधान पर। ये तो अब साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है, जो कि पिछले जो दशक हैं जब भारत लगातार कहीं और से और अन्य देशों से हथियार खरीदता था, मगर अब उत्पादन भी करता हथियारों का, और जो हथियार है उनका निर्यात करने वाला राष्ट्र बनना है भारत को। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बैठकें की। बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की और सेमीकंडक्टर की। इन दोनों चीज़ों की बातें इन प्रतिनिधि मंडलों में हुई, मुलाकात में हुई। और ये आपको बता दूं, जो आज जो दुनिया है जो चिप्स की कमी से मर रही है आज, मतलब कि मर नहीं रही है, जूझ रही है, तो भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और वहीं जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल फैक्ट्रियां हैं, उनको भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है कि भारत केवल बाजार नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा और ये बन के रहेगा। और फिर बात हुई ऊर्जा और जलवायु की।
भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो एक बड़ा निवेश है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इस जो ये प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत हुई इसमें इसकी भी चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2030 तक बड़े पैमाने पर भारत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और भारत इस पर काम करेगा और भारत का ही मकसद है। अब बात कर लेते हैं भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति को संतुलन में कैसे रखा जाए। भारत की नीति अब मल्टी अलाइनमेंट है। मल्टी अलाइनमेंट मतलब कि भारत एक साथ यूरोप से व्यापार करेगा, रूस से रक्षा सहयोग भी लेगा, खाड़ी देशों से ऊर्जा लेगा, एशिया देशों से तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी साझा करेगा, वहीं अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाएगा। ये पूरा संतुलन भारत को आने वाले समय में एक वैश्विक शक्ति बना के रहेगा। और इन बैठकों से जो लाभ भारत को हुआ है वो ये हुआ है कि इससे विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी विकास बढ़ा है और रुपये की मजबूती दिखाई दी है और जो निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हुई है। भारत को इस बैठक, इन प्रतिनिधिमंडलों की बैठक से ये फायदा हुआ है और जो भारत है उसका मकसद है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना। भारत इस पर काम कर रहा है। राजनीतिक जो ये बैठकें हैं, जो ये बैठक हुई, भारत अब वैश्विक यानी कि पूरी दुनिया भर की बात की जाए तो उसमें वैश्विक निर्णयों का सिर्फ एक देखने वाला नहीं रहा, बल्कि इसमें उसकी भागीदारी भी होती है, सलाह भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये एक्टिवनेस है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी चीज़ों को लेकर इतने एक्टिव हैं, तो ये बात तो साफ है कि भारत पूरी दुनिया के मंच पर अपनी जो पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और अब जो ये बैठकें हैं, इनके पीछे ये रणनीतियाँ बनाई गई, इन पर भी बात कर लेते हैं कि जो सप्लाई चेन और शिफ्ट, इनसे भारत को क्या लाभ होगा। तो आपको बता दूं कि दुनिया बहुत स्लोली चीन पर निर्भरता और चीन पर विश्वास भी अपना कम दिखा रही है और भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका और यूरोप के देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ इसी बात पर वो चर्चा करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत को एक वैकल्पिक उत्पादन केंद्र बनना है और बनाया जाए उसको। और वहीं बात हुई इंडो पैसिफिक रणनीति पर। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है आज पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र बना बैठा है। भारत की भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका है और अहम भूमिका निभा भी रहा है। इसमें भारत व्यापार मार्गों की रक्षा और समुद्री सुरक्षा और चीन की आक्रामकता का संतुलन बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। वहीं भारत की जो भूमिका है वो इंडो पैसिफिक रणनीति में भी काफ़ी अहम है और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी अच्छे तरीके से भारत इसमें काम कर रहा है। और जो वैश्विक शक्तियों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अमेरिका के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में अपना चुका है। टेक्नोलॉजी सहयोग देता है, रक्षा समझौते में साथ रखता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है भारत के साथ अमेरिका। वहीं भारत को एक भरोसेमंद और एक लोकतांत्रिक शक्ति माना जाता है। और फ्रांस से भारत को क्या सहयोग है तो फ्रांस की आपको बता दूं कि फ्रांस भारत के साथ अपनी रक्षा और अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का सहयोग भारत को बढ़ा रहा है। और वहीं इन फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर जैसे अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करवा रहा है, भारत में उतार रहा है। वहीं जापान भारत को एशिया में एक स्थिर और विश्वसनीय एक मतलब कि सहयोगी और साझेदार भी मानता है। और जो खाड़ी देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत में बड़े निवेश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वहीं रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के देश। और जो विपक्ष है, विपक्ष की प्रतिक्रिया पर इस पर बात कर लेते हैं कि विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या चाहता है। जहां सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों को ऐतिहासिक बैठक बताते हैं, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि क्या निवेश वादों में बदल सकता है, क्या रोजगार सृजन होगा, क्या भारत किसी गुट की ओर झुक रहा है। राजनीतिक स्तर पर ये बैठकें घरेलू राजनीतिक
जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं, इससे क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है। अगर इन बैठकों के समझौते अगर ज़मीन पर आते हैं तो रक्षा उत्पादन में वृद्धि होगी, निर्यात में बढ़ोतरी होगी भारत के, और वैश्विक कंपनियां जो हैं वो भारत में स्थानांतरण हो जाएंगी। वहीं सेमीकंडक्टर जो प्लांट हैं वो भारत में स्थापित होंगे, और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उसके लिए एक बहुत अहम और एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। और जो भारत है जो विश्व नेतृत्व की ओर लगातार बढ़ रहा है। भारत अब G20 की मेजबानी भी कर चुका है और वैश्विक मंचों पर लगातार एक्टिव दिखाई देता है। वही विकासशील जो देश हैं उनकी आवाज़ों को भी लगातार भारत उठाता रहता है। भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं उसकी विदेश नीति है कि सबका साथ सबका विकास। वैश्विक जो संस्करण हो रहा है, वैश्विक संस्करण के रूप में विदेश नीति जो भारत के वो दिखाई दे रही है। अब हर रणनीति के पीछे एक चुनौती छुपी होती है और आती भी हैं। इसमें चुनौतियां भारत के सामने आई, रूस के साथ संतुलन बना के रखना, सभी इन रणनीतियों को बनाने के बाद चीन की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते रहना कि चीन क्या कर रहा है, कैसे कब क्या होगा, और जो अपना घरेलू जो राजनीति भारत में चलती है उसका दबाव भी सरकार पर बनता है। और वहीं जो स्थिरता है वो आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी एक भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है ऐसी रणनीतियाँ बनाने पर। वहीं इन सभी बातों से भारत को संतुलन बना के चलना पड़ता है और काफ़ी सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। भारत की सरकार को इन सभी के बीच संतुलन बना के रखना है। तो अब जो भारत के रक्षा आयात हैं, जो भारत रक्षा आयातक है, जो नहीं करना चाहता है भारत, उनकी बात कर लेते हैं। वो भारत नहीं करना चाहता, पहले तो सिर्फ डिफेंस नहीं करना चाहता है, साइबर सुरक्षा और वही ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम है, जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, इनके साथ वो आयात नहीं करना चाहता है भारत। और अमेरिका के साथ जो रक्षा सहयोग है वो यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत की रक्षा साझेदारी जो बनी हुई है जो कि काफ़ी मजबूत है, वो संयुक्त उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडो पैसिफिक में जो ओशियंस की सुरक्षा है उस पर टिकी हुई है। वहीं फ्रांस के साथ बात कर लेते हैं। फ्रांस की जो रक्षा है, जो फ्रांस पहले से ही भारत का एक विश्वासशील एक ऐसा देश रहा है जो उसका रक्षा साझेदार, रक्षा सहयोग उसे कह सकते हैं, जहाँ पे उन्नत लड़ाक किस्म के जो लड़ाकू विमान है वो भारत को दिए जाते हैं फ्रांस की तरफ से, पनडुब्बियों की तकनीक भी भारत को दी जाती है और एयरोस्पेस सहयोग भी भारत को दिया जाता है। और इस बैठक में जो अभी बैठकें हुई हैं उनमें ये रणनीतिक है जो रणनीति बनाई गई है, इन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच की। भारत की हर एक कोई भी अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैठक करते हैं तो उसमें जो चीन के लिए एक संकेत होते हैं कुछ ना कुछ, तो वो संकेत हैं कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, यानी कि हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उसमें एक्टिव रहेगा भारत। वहीं भारत अपनी जो वैश्विक स्थिति है उसे मजबूत करता दिखाई दे रहा है और अपनी साझेदारियों पर लगातार विस्तार से बातें करता है। भारत टकराव की नीतियों से और देशों से नहीं लड़ता, बल्कि एक संतुलन की नीति से देशों से लड़ता है। और रूस के साथ संतुलन बना के रखना भारत के लिए क्या है, तो वो भी आपको बता दें। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक संबंध है, लंबे समय से चलते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने संतुलन आज भी बनाए रखा है। प्रधानमंत्री की जो रणनीतियां हैं वो ये हैं कि अपना जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे पहले है। किसी एक गुट की तरफ या किसी एक देश की तरफ होना वो सही नहीं समझते। वहीं जो अब बात कर लेते हैं जो हाल के दिनों में वैश्विक शक्तियाँ जो बनी हुई हैं और भारत की बात कर लेते हैं और आने वाले वर्षों में क्या होगा उसकी बातें कर लेते हैं। जो अमेरिका और चीन है उसकी जो प्रतिस्पर्धा है वो भारत के लिए बढ़ सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो पूरा संतुलन बिगड़ा हुआ है वो अभी लंबे समय तक जारी भी हो रहेगा। वहीं जो वैश्विक जो दबाव बना है वो भी बढ़ सकते हैं लगातार। और भारत जैसा एक बड़ी अर्थव्यवस्था, स्टेबल पावर, यानी कि एक तरीके से स्थिर होकर अपना इस संघर्ष में काम कर रहा है,
भारत जो विकासशील देश हैं उनके साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठा रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें जो नेतृत्व की छवि मजबूत होती है, यानी कि आर्थिक निवेश चुनावी मुद्दा बन जाता है, वैश्विक मंच पर एक्टिवनेस ये एक घरेलू समर्थन और घरेलू राजनीति को बढ़ाता है। मगर सरकार ये दावा करती है कि जो ये बैठकें हैं ये केवल राष्ट्र हित के लिए हैं, बल्कि उनके किसी पर्सनल हित के लिए नहीं। वहीं बात कर लेते हैं कि जो ये जो रणनीतियाँ बनाई जाती है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी होती हैं। तो इसके पीछे मुश्किलें आई हैं वो ये है कि चीन की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार बदलती रहती है। वहीं जो पूरी दुनिया के सामने एक बात है कि वैश्विक स्तर पर मंदी भी आ सकती है और कुछ घरेलू राजनीति की चुनौतियां भी भारत की सरकार के सामने है और रूस के साथ संतुलन बिगड़ने की आशंका भी भारत को दिख रही है। भारत बिल्कुल सोच समझ के अच्छे तरीके से सभी का संतुलन बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की 3 बातें हैं जिन पर वो चलते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक शक्ति, दूसरा कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना, तीसरा सैनिक आत्मनिर्भरता। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं और वैश्विक निर्णय जो लिए जा रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और पूरी दुनिया भर में, तो ये एक सबसे बड़ा अगर बात है तो ये वो ही है कि इन तीनों बातों को अपने हित में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। बात कर ली जाए आर्थिक समझौते की और ज़मीनी जो सतह पर ये क्या चल रहा है और क्या इस पर का असर हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्षा उत्पादन की। रक्षा उत्पादन में जो मेक इन इंडिया है उसे मजबूती मिली है। रक्षा जो हमारा निर्यात है उसमें भी वृद्धि हुई है। वहीं जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। वहीं सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी भारत को फ़ायदा हुआ। वहीं हाईटेक रोजगार मिले, टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की बात कर ली जाए तो भारत लॉजिस्टिक्स हब बनने की बात कर रहा है जिस पर काम चल रहा है और पोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। एफडीआई यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होते हैं, यानी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बातचीत चल रही है और इन पर पूरे तरीके से जोर दिया जा रहा है। इसीलिए इन प्रतिनिधिमंडलों के साथ भारत की बातचीत हुई थी। बात कर ले कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा युवाओं पर इसका। भारत एक सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भारत की जो युवाओं की आबादी है वो पूरे दुनिया भर में सबसे नंबर 1 पे। बात कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इंजीनियर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और लोगों को मौके मिले, युवाओं को मौके मिले। और जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है भारत का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नई नौकरियां भारत के युवाओं को मिली हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि उसका लक्ष्य है, उसका मकसद है ग्लोबल टैलेंट जो हब है वो बनाना और इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। और भारत की जो छवि की बात की जाए वैश्विक स्तर पर वो कैसी बनी हुई है तो वो कुछ ऐसी है। एक संतुलन बनाए रखने वाला लोकतंत्र भारत देश है। एक बहुत तेजी की रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और एक ऐसा देश जो हर विदेश नीति वाले जो देश हैं उनमें संतुलन बनाए रखता है। G20 जैसे बड़े बड़े मंच पर एक्टिव दिखाई देते हैं भारत जैसे बड़े बड़े देश और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की जो छवि है उसे वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। भारत अब सिर्फ और सिर्फ विकासशील देश नहीं है बल्कि एक निर्णयकारी और एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़ी शक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर सामने आ रहा है। बात कर ले अगले 5 वर्ष की जो रणनीतियाँ उनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई हैं आत्मनिर्भर रक्षा जो है हमारी सबसे पहले वो है, और फिर है डिजिटल और एआई सेक्टर में लगातार आगे बढ़ते रहना। फिर तीसरी है वैश्विक सप्लाई चेन का पूरा अपना एक सेंटर बनना, एक पूरा दुनिया भर का केंद्र बनना। और चौथी है हरित ऊर्जा में लगातार आगे बढ़ते रहना, हरित ऊर्जा का उत्पादन करना और 2030 तक नंबर 1 पे आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये एजेंडा है अगले 5 सालों के लिए। वहीं भारत की कोशिश तो यही रहेगी कि आने वाले जो साल हैं यानी कि 2030 तक भारत एक स्टेबल अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो। वहीं इन सभी के चलते कुछ चुनौतियां जो भारत के सामने हैं,
एक भू राजनीतिक तनाव बन सकता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। घरेलू और जो राजनीतिक है उसमें तकरार होंगे। वहीं वैश्विक मंदी का खतरा सबसे पहले है। और जो भारत की रणनीति सफल तभी होती हैं जब उन पर अच्छे तरीके से काम किया जाए और हर वो इंसान जो उससे जुड़ा है वो मन लगाकर काम करे, मन लगाकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। अब इसके लिए क्या भारत तैयार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ये साफ हुआ है कि भारत अब वैश्विक जो शक्ति है उसमें स्टेबिलिटी, इसमें संतुलन बनाना चाहता है। वहीं सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक इन तीनों क्षेत्रों पर भारत अपनी तैयारी कर रहा है। मगर जो सफलता है वो तभी मिलेगी जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, निवेश में परियोजनाओं, निवेश जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो परियोजनाओं में बदलेगी और भारत जो वैश्विक संकट है उसमें स्थिरता बनाए रख पाएगा। तभी ये सभी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। अब हाँ, हमने आपको ये सभी बता दिया कि क्या क्या, हमने आपको बताया कि कूटनीतिक एक्टिवनेस भारत की क्या है, रणनीतिक संतुलन क्या है, सुरक्षा जो समीकरण भारत के वो क्या है और भारत का आर्थिक प्रभाव क्या है। भारत एक नए दौर में जाने की कोशिश कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। ये सिर्फ प्रेजेंट की राजनीति के रूप में से नहीं देखा जाता बल्कि एक फ्यूचर की, पूरे देश भर में भारत की छवि को सुधारना और भारत की छवि को ऊपर लेके आना, इन सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाते हुए ये सभी इन बातों का फैसला लिया है। तो ये पूरी हमने आपको एनालिसिस करके बताया कि पूरा मामला क्या है। अगर आप हमारी इस वीडियो से सहमत हुए या आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई बड़ी खबर में, एक और नई जानकारी के साथ, आपके साथ NN न्यूज़। धन्यवाद।